नमस्कार भाइयों। आज हम दोबारा ये दूसरी क्लास कह लीजिए भारत के भूगोल की है। हम इसको आरंभ कर रहे हैं और जहाँ पे हम लोग छोड़े थे पहले दिन उसी के आगे की हम बात कर ले रहे हैं। भूगोल हमेशा नक्शे का एक तरीके से कह लीजिए विज्ञान है। तो हम आज जो है ये समझेंगे कि किस तरह से मैप की मदद से हम भूगोल को, भारत के भूगोल को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले उसके बता देना चाहता हूँ। उस दिन मैंने मैप के माध्यम से नहीं बताया था, या कह लीजिए यूँ ग्लोब के माध्यम से नहीं बताया था। तो उसके लिए मैं आज थोड़ा आसान करने के लिए ये कुछ मैप का प्रयोग करूँगा। तो आप लोगों को जैसे मैं बताऊँ कि ये वाली जो लाइन आपको एक तरह से ग्लोब मान के चलिए, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ये बीच की जो रेखा है इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको भूमध्य कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। अब 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री आप साउथ भी कह सकते हैं। आपको पता है नॉर्थ ऊपर की तरफ जाने वाली वो रहेगी और साउथ जो है नीचे की तरफ। मतलब इसके ऊपर का जो होगा वो नॉर्थ होगा, इसके नीचे का जो होगा वो साउथ होगा। यानी इसके ऊपर का जो होगा वो उत्तर होगा, इसके नीचे का जो होगा वो दक्षिण होगा। तो हमें ये बात समझनी है आज, और इस मैप के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये इक्वेटर जो है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसको कर्क रेखा हम कहते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा कहते हैं इसको, कर्क रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो अब इन तीन एक तरीके से कह लीजिए इमेजनरी लाइन का, काल्पनिक लाइनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हम सभी के ऊपर। इसको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। और ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं इस पूरे ग्लोब में जो हम बनाते हैं, खड़ी और पड़ी रेखाएं, ये इसका क्या महत्व है और ये क्यों इतनी ज़रूरी होती हैं। तो एक चीज़ देख लीजिए, जो कर्क रेखा होती है, ये वाली जो रेखा है आपकी, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। ठीक है, और जो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री साउथ होती है। किस चीज़ से साउथ? इस 0 डिग्री से, 0 अंश से। मैंने बोला ना ऊपर की रेखा जो होगी वो नॉर्थ होगी, ये नॉर्थ है, इसलिए 23.5 डिग्री ऊपर। अब 0 डिग्री के नीचे आप जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं कर्क रेखा, 0 डिग्री वाले को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, 23.5 साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। अब आपको मैं ये बता दूं कि जो इस ग्लोब पे ऐसी रेखाएं हैं, एक तरीके से कह लीजिए पड़ी रेखाएं जितनी खींची गई हैं, इसको हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं इसको हम? अक्षांश। ये होती हैं अक्षांश। ठीक, और जो हमारी खड़ी रेखाएं होती हैं इस तरह वाली, ठीक है, ये इमेजनरी लाइन है। ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इसको हम कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। अब क्यों इसको देशांतर कहते हैं? देशांतर का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो देशों में जो अंतर पैदा करें। ठीक है, देशों में अंतर किस तरह से पैदा करें? बॉर्डर के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रेखाएं जो हैं वो समय में भेद करती हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने 3 पड़ी लाइनों के बारे में तो पढ़ा, जिसमें एक भूमध्य रेखा हो गई, एक जो है आपकी मकर हो गई, एक कर्क हो गई। ये जो बीच वाली खड़ी आप लाइन देख रहे हैं इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, एक टाइम में आपको पता है कि आधी दुनिया एक देश की होती थी, वो थी यूके की। तो यहाँ से ये चूँकि गुजर रही थी यूके से, तो इन्होंने इसी को यहाँ पे एक लाइन खींच के और अपनी करने के लिए एक तरीके से कह लीजिए उसी को
प्राइम मेरिडियन बोल दिया या ग्रीनविच लाइन बोल दिया। तो इन सभी लाइनों को आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये 0 डिग्री नॉर्थ से जब आप ऐसे एक एक डिग्री ऊपर बढ़ेंगे तो ये मैक्सिमम जो है वो 180 डिग्री तक यहाँ आएगा। इसी प्रकार से जब साउथ में बढ़ेंगे तो ये मैक्सिमम 180 डिग्री साउथ तक आएगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी गलत बताई है, इसको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। ये पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक तरीके से हम रेखाएं खींच रहे हैं, ये 180 डिग्री तक की रहेंगी। और उसमें क्या है, 90 तक ऊपर जाएंगी इस तरह से करके लाइन 90 डिग्री तक, और 90 तक ही ये नीचे आएंगी। ठीक है, तो ये आपकी जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये 0 to 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएगी, ये 0 to 90 डिग्री साउथ आएगी। इसका पूरा अगर आप टोटल करेंगे तो ये 180 डिग्री इस तरह से हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर आप इसी प्राइम मेरिडियन के चारों ओर एक तरीके से कह लें कि इस पूरे चारों ओर अगर आप इसको खींचते हैं तो वो होगी 360 डिग्री की लाइन। कितनी होगी, 360 डिग्री की लाइनें होंगी। अब इन डिग्री का मतलब क्या है, जैसे एक लाइन यहाँ होगी, एक एक डिग्री की अगर हम मानते जाएं, ऐसे करके हम कई लाइन खींचें तो ये 360 डिग्री तक ये जाएगी। अब इसका अर्थ क्या हुआ, मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि 24 घंटे का दिन होता है, ठीक है, और हमारे पास इस पर खींची हुई एक तरीके के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा 360 डिग्री तक की है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हर एक डिग्री पे कितने घंटे या कितने मिनट का गैप इससे पड़ रहा है। अब अगर हम इसको करें तो 24 घंटे हैं, इसको अगर मिनट से कैलकुलेट कर देंगे तो आप ये मान के चलिए ये 1440 आएगा, और यहाँ 360 डिग्री है। अगर हम इसको एक डिग्री में एक तरीके से कर लें तो ये आपका 4 मिनट एक तरह से हो, यानी एक डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है। आप लोगों को मैंने पहले बताया है वो +5:30 जो हमारे घड़ियों में आप देखे होंगे, मतलब मोबाइल में एक तरीके कह लीजिए +5:30 GMT होता है। उसका मतलब ये है कि हम इस लाइन से ये यूँ कहें कि इस वाली लाइन से हमारा देश यहाँ है, तो इस लाइन से हम 5.5 घंटे प्लस है चूँकि, तो 5.5 घंटे हम इस लाइन से आगे हैं हमारा समय। ठीक है, अब ये 1 डिग्री है, तो ये अगर आप इस तरह से भी जोड़ना चाहें, जैसे हमारा 82.5 डिग्री जो है ये यहाँ से कहीं होके जाता है, जो मैंने आपको बताया था नैनी से होके जाता है। तो अगर आप इस 82.5 को 4 से गुणा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ 5.5 घंटा क्यों लिखा हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा और देखिएगा। तो ये कुछ मैं आज आपको नक्शे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ताकि आपके किसी भी तरह से समझने में कोई हेर फेर ना रह जाए। थ्योरेटिकल बातों की केवल यहाँ पे बातें नहीं होंगी, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर भी चर्चाएं होती रहेंगी। तो ये एक आपको ध्यान दिलाने के लिए मैंने इस तरह से बता दिया। आप देखेंगे अगर जो हम +5:30 वाली बात की थी हमने, वो यहाँ पे किया हुआ था। अब ये तो महत्वपूर्ण हो गया। अब इसके बाद हमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना है, वो ये था इसी चैप्टर में कि कुछ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बनाने वाली वो लाइनें हैं जिनको हमें ध्यान से देखना है। तो पहली लाइन हो गई डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा जो है वो किस देशों को बांटती है, वो बांटती है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको कंठस्थ करते जाइए। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से बांटने वाली रेखा है डूरंड रेखा।
मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा वो किसको बांटती है? वो बांटती है भारत को चीन से, ठीक। रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा की अगर बात करें तो बांटती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान को, ठीक है। ये जनरली सबको पता होता है कि रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, इन दोनों के बारे में पता होता है। जनरली डूरंड रेखा लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की है, तो इसलिए लोग उतना ध्यान नहीं देते और जनरली ये आयोग की परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण रेखा है जिसका है नाम है शून्य रेखा। शून्य रेखा जो है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टेट के साथ भी पूछ लेता है कि कौन से स्टेट को इस देश से बांटती है। तो बांग्लादेश का जो हमारा त्रिपुरा वाला बॉर्डर है उससे काटती। जैसे आपको ऑप्शन में यहाँ पे, अब आप ये सोचिए बांग्लादेश, आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता कि भारत, तो आप तुरंत बता सकते थे कि भारत और बांग्लादेश को रेखा जो है डिवाइड करती है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि शून्य रेखा, बांग्लादेश से शून्य रेखा किस प्रदेश को अलग कर रही है। अब वहाँ पे ऑप्शन आपके जब रहेंगे ना, तो ए बांग्लादेश त्रिपुरा रहेगा, ठीक है। दूसरा कर देगा वो बांग्लादेश नागालैंड, सी कर देगा इसी तरह से बांग्लादेश अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो और डी इसी तरह से कर देगा बांग्लादेश के साथ मिजोरम। अब जो दिक्कत आती है ना वो यहाँ शुरू होती है। आपको एक सतही नॉलेज तो हो गई कि हाँ बांग्लादेश को भारत से अलग करती है। अब वो जब स्टेट पूछेगा तो हमारा सवाल यहाँ पे गलत हो जाता है। इसीलिए आपको मैं बताऊँ कि मैं जानबूझ के क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए, अपनी तैयारी एकदम पुख्ता रखिए और आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट से भी काटती, मतलब वो रेखा अलग कर रही है। तो बांग्लादेश को त्रिपुरा स्टेट से अलग कर रही है। मैं उन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो प्रश्न जो है आयोग में आए हुए हैं पहले से। हमारा एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम पे फोकस है तो हम ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिनकी संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई हैं। अब इसके बाद जो हम लोग इसके आगे एक तरीके से चलते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जो हमारा भारत का प्राकृतिक भाग है इसको एक तरीके से कह लीजिए कि कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, जैसे मैदानी भाग में, पठारी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ जो और अभी तक मैंने आप लोगों को एक तरीके से कह लीजिए कि नहीं बताई है, वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से किस नंबर पे आता है। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो हमारे सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें पता है कि हम पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पे हैं, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, अब अगर आपको भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ही पता है तो आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रदेश हमसे बड़े हैं। तो कौन कौन से प्रदेश बड़े हैं? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है राजस्थान। अब कुछ लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि राजस्थान बड़ा है, लेकिन अब दूसरे नंबर का कौन सा राज्य है तो आपको मैं यहाँ बता दूँ, याद कर लीजिए, वो प्रदेश है मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य कौन है? तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। तो चौथा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब आप देख लीजिए, आपको अगर याद करना पड़े और हम इस तरह से कुछ मैप अगर बनाएं तो आप देख लीजिए कि राजस्थान यहाँ पे, एमपी यहाँ पे, महाराष्ट्र यहाँ पे, उत्तर प्रदेश यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप हमेशा इसको मैप के थ्रू अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी होगी और आपको हमेशा कंठस्थ रहेगा। अब हम आगे चलते हैं कि हम भारत के जो भौतिक संरचना है हम उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताना चाह रहे हैं।
भारत के भौतिक संरचना के हिसाब से आपको मैं चीज़ें बताऊंगा। तो ये एक तरीके से कह लीजिए कि हमारा भारत का नक्शा है। अब इसमें मैंने फ़िज़िकल चीज़ों को ज़्यादा कवर किया हुआ है। आपको अभी जो मुझे ध्यान दिलाना है वो ये दिलाना है कि आप देख लीजिए भारत के ऊपर जस्ट ये देखिए पामीर ग्रंथि जो है, इसको हम पामीर नॉट कहते हैं। ये पामीर ग्रंथि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके विषय में मैं आपको अभी बताऊंगा, इसलिए उसकी लोकेशन कहाँ है उस पर थोड़ा सा मुझे फोकस करना था। तो जो मुझे बताना है कि ये जो भौतिक संरचना है ये हम इसको किस किस प्रकार से हम बांटे हुए हैं भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, तो उसमें मैं आपको बता दूं। आप जान रहे हैं ये मैप मैंने आपको लाया है इस पे बताने के लिए कि आप अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है ये पूरा, ये इसको हम बोलते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये पूरा पर्वत से एक तरीके से घिरा हुआ आप कह लीजिए, ये सब ज़्यादातर पर्वत ही हैं यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। फिर एक आप जहाँ हम लोग रहते हैं उसमें आप जान रहे हैं कि ये पूरा एरिया जो है ये पूरा ये एक तरीके से जो पूरा एरिया है ये वाला हमारा, ये पूरा एरिया जो है हमारा, इसमें सतलज नदी है, गंगा नदी है, इधर जो है ब्रह्मपुत्र नदी इधर से होके आएगी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी वाला एरिया है, गंगा का पूरा एरिया हो गया। तो इसको हम सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा इन तीनों के नाम से बना है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। इसके बाद क्या आता है दक्षिण का प्रायः द्वीपीय पठार, ये वाला जो एरिया है ये हमारा हो जाता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वो है तटीय मैदानी प्रदेश, ये तटीय मैदानी प्रदेश हो गए। तो इस तरह से हम 4 भागों में कह लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप को बांट सकते हैं। मैं आपको एक एक करके जैसे बताया मैंने, वो उस बात को आप थोड़ा सा गौर करिए और गौर करने के साथ साथ ही इसको कंठस्थ भी करते जाइए। पहला मैंने आपको जैसे बताया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ऊपर वाला, ठीक है। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद मैंने आपको बताया गंगा यमुना सतलुज वाला पार्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपका पठार का भाग है प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण का, उसके बाद जो मैंने आपको बताया वो तटीय मैदान का। इसी प्रकार से एक एक करके हम यहाँ चलेंगे और आपको इसके बारे में हम बताते रहेंगे। ये चारों प्रदेश आप ध्यान से याद रखे रहिएगा कि किस किस तरह से विभाजित है। आगे मैं थोड़ा सा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको आप याद करना चाहें, बार बार लिखना भी चाहें, तो मैं आपकी सहजता के लिए यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तीसरा हो जाता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और चौथा हो जाता है तटीय मैदान एवं द्वीप भी, ठीक है। ये द्वीप को भी इसमें हम करते हैं। तो ये 4 भाग में हमारा उपमहाद्वीप 4 भौतिक विभागों में बटा है भूगर्भीय संरचना के हिसाब से। किसके हिसाब से? भूगर्भीय संरचना के हिसाब से। अब हम इसमें आगे चलते हैं। चूँकि मुझे उत्तरी, अब पहले नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कैसे बना उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, और शायद इससे बेहतर तरीके से आप कभी इस चीज़ को देख पाएंगे जितने बढ़िया से मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। आप ये जानिए कि एक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती है, इसको हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से एक्चुअली हिमालय की जो उत्पत्ति है वो 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई थी। 2 महाद्वीपों के टकराने से हुई थी। अब वो 2 महाद्वीप हैं कौन कौन से?
वो 2 महाद्वीप होते थे पहले, उसको बोलते थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन दोनों शब्दों का आप ध्यान दीजिएगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इस अंगारा लैंड को कभी कभी लॉरेंशिया भी लिखा रहता है, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड। तो आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, आप पता मतलब ध्यान रखिएगा कि वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है। तो अब ये 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई। अब यहाँ पे क्या था, टेथीस सागर एक था, टेथीस सागर, इन दोनों के बीच में एक तरीके से कह लीजिए टेथीस सागर भी था। अब हुआ क्या कि इन दोनों में कौन कौन से एक तरीके से कह लीजिए आज के कौन कौन सा एरिया आता है, कौन कौन से क्षेत्र आता है, उस पर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो ये जो अंगारा लैंड था ये उत्तर में था, ठीक है। अब जो उत्तर में था वो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये अंगारा लैंड का पार्ट था। कौन कौन सा, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और जो ये गोंडवाना लैंड था उसमें कौन कौन सा था, उसमें था अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, भारतीय प्रायद्वीप था, मेडागास्कर एवं ओमान थे। तो ये सारे एक तरीके से कह लीजिए देखिए कि जॉइंट थे, बहुत अलग नहीं थे, इस तरह से थे ये कहीं, ठीक है। इसमें टेथीस सागर था। फिर हुआ क्या कि इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से ऐसा हुआ कि इसमें एक टेथीस सागर में और वो काल जो जिसको बोला जाता है उसको मध्य जीवकल्प काल बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको मीज़ोजोइक कहते हैं। इसमें क्या हुआ, गोंडवाना और अंगारा में के बीच में जो टेथीस सागर थी, इसका तल जो है वो भूगर्भ की हलचलों के कारण जो है ऊपर उठने लगा। अब ऊपर उठने लगा मतलब ये वाला कहीं एरिया जो है इस सागर के साथ उठने लगा। तो जब उठने लगा तो क्या होने लगा कि उठते उठते इतना वो होने लगा कि गोंडवाना, जो ये वाला गोंडवाना है, जो नीचे वाला है, ये वाला पार्ट जो है, ये गोंडवाना का पार्ट जो है वो जब नीचे से कोई चीज़ उठेगी तो आपको लगेगा कि यहाँ दबाव महसूस कर रही है, एक विस्थापन हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया। और जहाँ टूटा आप वहाँ पे पहले टेथीस सागर जो था, टूटने की वजह से वहाँ पे हिंद महासागर की एक तरीके से उत्पत्ति हो गई। और टेथीस सागर का तल जो था, तल वाला भाग वो उठता चला गया, इतना उठता चला गया कि उसमें कुछ पर्वत श्रेणियाँ बन गई, जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं। इसको हम अगर कहना चाहें तो इसको अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियाँ भी कहते हैं, जिसका एक भाग, एक पार्ट हिमालय पर्वत भी है। और एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है आयोग का, हमेशा पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये टर्शियरी काल में हुई है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये टर्शियरी काल में हमारा हिमालय बना है। अब हिमालय नया पहाड़ है या पुराना पहाड़ है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो हिमालय जो है नवीनतम है, नवीनतम मोड़दार और वलित पर्वत है, ठीक है। शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। हिमालय जो है विश्व का नवीनतम मोड़दार और वलित पर्वतमाला है। और अगर आप बात करें तो ये कश्मीर से लेके अरुणाचल तक जो ये फैला हुआ है, ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब होता क्या है, ये जो इधर वाला पार्ट है, इसकी चौड़ाई अगर कहें तो इधर ये 500 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इधर वाला पार्ट में अगर हम इसकी बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है, ये वाली चौड़ाई मतलब ये वाली चौड़ाई, ये 150 किलोमीटर है। और यहाँ पे ये यहाँ से अगर आप लें तो ये 500 किलोमीटर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 150 किलोमीटर चौड़ाई है। जनरली इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। अब इसको कंठस्थ किए रहिएगा कि ये 6000 मीटर है। अब कुछ फैक्ट मैं आपको दोबारा फिर से रटाने के लिए बता रहा हूँ। ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबे में फैला हुआ है। यहाँ इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है और यहाँ इसकी चौड़ाई करीब 500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसकी करीब 6000 मीटर है, ठीक है।
अब दबाव बल अधिक होने के कारण जो है पूर्वी हिमालय जो है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय जनरली इधर वाले हिमालयों के कंपैरिजन में अधिक ऊंचा है। अब अगर मैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भाग में बांटना चाहूँ, ये वाले जो एक तरीके से अगर इसको मैं भागों में बांटना चाहूँ कुछ, तो हम इसको बांट सकते हैं किस चीज़ में, एक ट्रांस हिमालय, दूसरा हम बांट सकते हैं इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा इसको बांट सकते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी में, ठीक है। मैं जानबूझ के आपको मैप से यहाँ बताना चाह रहा हूँ ताकि आप इस पर ध्यान दें कि ये क्या है। अब इस पर अगर हम बात करें थोड़ी डिटेल में, तो मैंने आपको बताया था ना पामीर की गांठ, जो उधर मैं आपको बता रहा था, उसका रीज़न मेरा यही था कि जो पामीर की गांठ है उसको मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ। उस पामीर की गांठ से कई एक तरीके से कह लीजिए पर्वत श्रृंखलाएँ निकली हैं। ये जो आप लिनशांग और कुनलुन देख रहे हैं, ये चीन का पार्ट है, लिनशांग और कुनलुन। और उसके बाद जो हमारे ज़्यादा काम की चीज़ें हैं उस पर हम आते हैं। ट्रांस हिमालयन जो है वो मूलतः यूरेशियन प्लेट का खंड है। मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के हिसाब से हम चलेंगे तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में एक यूरेशियन प्लेट है। तो ट्रांस हिमालय जो है मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसका जो निर्माण है ट्रांस हिमालय का, ट्रांस मतलब एक तरीके ट्रांस हिमालय मतलब पूर्व, हिमालय के पूर्व का, तो जाहिर सी बात है इसका निर्माण जो हिमालय से पूर्व में ही हुआ होगा। अब इस साइड में आप जान ही रहे हैं पश्चिम में जो है ये एक तरीके से हिमालय मतलब एक ये पामीर की गांठ से ही जो है ये ट्रांस हिमालय निकला हुआ है। और इसका अपने अगर मतलब अगर देखा जाए अपने देश में, अपने बगल में अगर देखा जाए तो वहाँ कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो अपने देश में जनरली जम्मू कश्मीर में है ट्रांस हिमालय, और चीन में अगर देखेंगे तो तिब्बत में है। तिब्बत में चूँकि ये स्थित होने के कारण कहीं कहीं पे इसको तिब्बती हिमालय भी बोला जाता है। अब ये जो है ये अवसादी चट्टानों से बना है, चूँकि ये हिमालय से पूर्व का है तो ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इसमें अब अगर बात करें किस किस युग में ये बना हुआ है, तो इसमें टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें है। अब ये ट्रांस हिमालय में भी अगर हम बात करें, ये ट्रांस हिमालय की जो हमने बात की, अगर इसको भी अगर हम कह दीजिए कि डिवाइड करना अगर हो, तो हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं काराकोरम में, लद्दाख में और जाश्कर में। किस में कर सकते हैं? काराकोरम, लद्दाख और जाश्कर में। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जाश्कर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये पामीर की नाट से निकली है काराकोरम, ठीक है। काराकोरम श्रेणी जो है इसमें आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। कौन सी है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। यही सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम रेंज। अब काराकोरम श्रेणी में ही नुब्रा घाटी है, नुब्रा वैली है, इसी में सियाचिन ग्लेशियर है जिसकी बात बार बार होती है, ठीक है। तो आप यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसी की जो है नुब्रा वैली बोलते हैं, उसको नुब्रा वैली बोलते हैं, या जो है नुब्रा, हिंदी में नुब्रा घाटी बोलते हैं। इसी में जो है बहुत फेमस जो आप बार बार सुनते हैं वो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज का ही एक तरीके से पार्ट है। अब हम बात करते हैं लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी जो है वो ये चूँकि आप देखेंगे ये उत्तर होगा, इसके बाद जो है ये लद्दाख जो है इसके तो दक्षिण में ही होगा। तो हमेशा आता है कौन सी उत्तर में है कौन सी दक्षिण में है, तो काराकोरम से हमेशा जो है लद्दाख दक्षिण में रहेगा, जाश्कर और दक्षिण में रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा एक बार ख्याल रखना पड़ेगा। ये इसीलिए मैं मैप दिखा दे रहा हूँ कि एक बार आप मैप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। तो अब इसका जो एक पार्ट है एक तरीके से कह लीजिए लद्दाख का, ये इधर यहीं से कट जाता है, इसको कैलाश श्रेणी भी बोलते हैं लोग, ठीक है।
इसी वजह से ये पूरे को कभी कभी कैलाश टेढ़ी के नाम से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। बट मैं आपको बहुत कई किताबों से रेफ़र करके आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी से ही निकली हुई कैलाश श्रेणी है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैलाश टेढ़ी जो कैलाश टेढ़ी का भी बहुत महत्व है हमारे धर्म ग्रंथों में। आप लोगों ने कई जगह इसका उल्लेख देखा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे इस बात को बहुत ही ज़ोर शोर से बता रहा हूँ। इसकी जो एक्चुअली सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो है राकापोशी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राकापोशी। अब ध्यान दीजिएगा, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोशी। अब लद्दाख श्रेणी के बाद श्रेणी आती है वह जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, इन दोनों के बीच में ही आती है सिंधु नदी। इन्हीं दोनों श्रेणियों के बीच में जो है वो सिंधु नदी घाटी है, ठीक है। अब जास्कर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो ये यहाँ जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जनरली आयोग के पेट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, प्रीलिम्स के। बहुत इम्पॉर्टेंट ये जगह है, इसको ध्यान रखिएगा। और बार बार मैं आपको कंठस्थ करा रहा हूँ, इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पामीर की नॉट, पामीर की नॉट में सबसे ऊपर है लिनशांग, उसके बाद कुनलुन, फिर है अपनी जो हिमालय का पार्ट है उसमें काराकोरम, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी घाटी उसको कहिए पूरा। तो ये जो फैक्ट हैं आपको भूलने नहीं चाहिए। मैं कभी लाइव क्लास में आऊँगा तो आपसे ये सारी चीज़ें पूछ भी सकता हूँ। तो ये हम लोगों ने इस पे बात की, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर मैं फिर से ऊपर आऊँ, आपको फिर से दोहराऊँ, ट्रांस हिमालयन की काराकोरम लद्दाख जास्कर हो गई। अब पार्ट आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश का, आपको फिर से दोहरा देता हूँ। भूगर्भीय संरचना के हिसाब से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान एवं द्वीप है। हम अभी बात कर रहे थे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ये 3 भाग में इसको हम बांटते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को, ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ी। ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ लिया काराकोरम लद्दाख जास्कर। अब हम बात करेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भी अगर हम बांटेंगे, अगर हम बांटना चाहें तो हम इसको बांट सकते हैं वृहद हिमालय में, लघु हिमालय में और बाह्य हिमालय में। इसके कई नाम हैं, ठीक है। इसको वृहद हिमालय को अंग्रेजी में कहना चाहेंगे ग्रेटर हिमालयाज बोला जाता है, या इसको हिमाद्री कहा जाता है। लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी कहा जाता है और बाह्य हिमालय को शिवालिक रेंज कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से रोक रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो वृहद हिमालय है, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसका जो आंतरिक भाग है ना, ये आर्कियन शैल से बना हुआ है, ठीक है। आर्कियन शैल में ग्रेनाइट, आप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, निश बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सिस्ट शैलों से बना हुआ है, ठीक है। ये औषधि शैल है, मतलब एक तरीके से कह लो पुरानी एक तरीके से शैल है। और ये पश्चिम में अगर आप बात करेंगे, इधर जो है ये एक तरीके से ये कह लीजिए यहाँ वाला जो पार्ट है, तो ये इधर अगर आप पश्चिम की बात करें तो इसमें जो है नंगा पर्वत है से लेके और ये अंतिम में यहाँ तक नामचा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत तक एक आपको दिख नहीं रहा है, एक चाप जैसे हम लगाते थे गणित में, ऐसे करके चाप लगाते थे, चाप जो होता था ऐसे ही तो होता था। तो ये कहीं इस तरह से चाप जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये चाप की तरह एक तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सिंधु नदी
कि जो गार्ज है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। नदियों की भी बात हम जब करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे करके आपकी ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से मुड़ जाती है। तो उसके मतलब ये बता रहा हूँ मैं आपको कि इसके सिंधु नदी जहाँ से मुड़ती है उसके गार्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की मोड़ तक फैला हुआ है। तो अब इसमें इसको ग्रेटर हिमालयाज़ क्यों कहते हैं, बृहद हिमालय क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं इस वाली रेंज को। ये एकदम अगर अच्छे से मैं बनाऊँ तो ये ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। केवल इसका भारत में विस्तार नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें इस वाली ग्रेटर हिमालय जिसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट आप बहुत पढ़े होंगे। माउंट एवरेस्ट इसी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, बृहद हिमालय का पार्ट है। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, मुझे अभी फ़िलहाल इतनी चोटियाँ जो है ध्यान आ रही हैं। ये सारी चोटियाँ आप जो है ग्रेटर हिमालयाज़ में पाएंगे। मैं फिर से आपको दोहरा दूँ, नीलकंठ, केदारनाथ, नंदा देवी, बद्रीनाथ, मकालू, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी, ये सब इसी श्रेणी में है। अब एक चीज़ और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताऊँ, माउंट एवरेस्ट के बारे में सब लोग जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को जो है चाइना में जो है, चीन में जो है, उसको चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। और नेपाल में उसको सागर माथा कहते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जनरली भारत में ज़्यादा उपयोग, मतलब एक तरह से प्रयोग किया जाने वाला नाम है। चोमोलुंगमा चाइना में, और सागर माथा जो है वो नेपाल में लिया जाने वाला नाम है। अब ये आप लोग देखे होंगे, इसकी विशेषता क्या है कि ये जो रेंज है ना, आपको मैं बता दूं कि ये रेंज इसलिए इतनी घातक है कि इसका जो उत्तर की तरफ से जो इस पे चढ़ने वाली एक तरह से ढाल होती है, ठीक है, उस पर आप चढ़ना थोड़ा आसान है। आसान तो नहीं है, लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाए तो इस पर उत्तर से चढ़ना आसान है। जैसे अगर ये मान लीजिए है तो इस पर उत्तर से चढ़ना आसान है क्योंकि इस पर ढाल अधिक है, और दक्षिण की तरफ ढाल एकदम तेज़ है। तो अगर भारत की तरफ से कोई चढ़ना चाहे ना तो वो बहुत कठिन होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जनरली चढ़ाई ज़्यादा ये लोग करते हैं, और जब बदमाशी इसको कह लीजिए कि उस पर हमारे इन सीढ़ियों पे आ जाते हैं ठंड के समय में, और हमारे ठिकानों को कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ से टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि जनरली ये काम इन लोगों को करने नहीं देते हैं, हमेशा भगाते हैं मार के। तो ये सब जो भूगोल की विशेषता है ना, वो हमें इसी वजह से समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा होता रहता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना, ये उत्तर की तरफ से थोड़ा चढ़ना आसान है, दक्षिण की तरफ एकदम स्टीप है। आप उतरना चाहेंगे तो आप नहीं उतर पाएंगे, आप चढ़ना चाहेंगे तो आप बहुत मुश्किल से चढ़ पाएंगे। तो इसका जो ढाल है वो दक्षिण की तरफ बहुत तीव्र है। अब इसी श्रेणी में जो है, जो मध्य वाला भाग होता है, जो मिडिल वाला पार्ट होता है, जो नदियां हैं ना हमारी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट नदी हैं हमारे यहाँ, जैसे गंगा हो गई, यमुना नदी हो गई, दोनों नदियाँ बहुत एक तरह से कह लीजिए कि इन नदियों की वजह से पूरा मैदानी भाग बना हुआ है, मैदानी पार्ट बना हुआ है। ये नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये क्षेत्र जो है इन नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। तो अब ये भी जान लीजिए कि इसी श्रेणी को काट के जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा नदियां हैं, वो भी इन्हीं को काट के एक तरीके से कह लीजिए वैली का निर्माण भी करती हैं, ठीक है, घाटियों का निर्माण भी किया जाता है। अब आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, टेथिस सागर है, टेथिस सागर ऊपर उठा, ठीक है। तो ऊपर उठा तो जो टेथिस सागर पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो पानी रहा होगा वो इसके साथ साथ कुछ ऊपर भी आया होगा। तो कुछ जगहों पे जो एक तरीके से कह लीजिए कि उसका भी
उसके भी अंश मिलते हैं, जिसकी वजह से हम ये क्लेम कर पाते हैं कि ये किसी सागर का पार्ट है और इस तरीके से ये ऊपर आया होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक होती है पूर्ववर्ती घाटियाँ, ठीक है। पूर्ववर्ती घाटियाँ होती, पूर्ववर्ती नदी होती है, तो जिसको अंग्रेजी में एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। तो ये वो नदियाँ होती हैं जिसका निर्माण जो है स्थल खंड के उत्थान से पहले हो चुका होता है, ठीक है। और अगर उसके बीच में, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप कहिए कि अगर गंगा नदी के बहाव के बीच में अगर आप कोई चीज़ आज की डेट में सोचें कि उस पर कुछ आप डाल आएँ हल्का फुल्का, एक तरीके से कह लीजिए कि इंजीनियर अगर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, उसके धारा के विपरीत दिशा में कुछ बनाने की कोशिश करें तो नदी तो उसको काट के अलग कर देगी ना। तो इसी तरह से पहाड़ों के पार्ट के साथ भी होता था। अगर पूर्ववर्ती नदियां हैं, वहाँ पे हलचल हुई, वो उठा, पहाड़ नया है, अभी उतना एक तरीके से कह लीजिए कि पत्थर स्ट्रांग नहीं है, तो नदियों ने क्या किया कि उसको, वो पहाड़ जैसी श्रृंखला को भी काट दिया, वहाँ पे अच्छी और सुंदर वैली का भी निर्माण किया, घाटियों का भी निर्माण किया, जो घाटियाँ बन गई। अब घाटी बनने के बाद हो सकता है आज की डेट में वहाँ पानी बह रहा हो और आज से 500 साल बाद वहाँ पे पानी बहना बंद हो जाए। तो जब पानी बहना बंद हो जाएगा तो वो रास्ते का निर्माण कर देती है। कितनी खूबसूरत चीज़ है ये। तो मैं आपको इसलिए बहुत फोकस कर रहा था। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसमें मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने एक थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाया है, लेकिन अब मैं फोकस करने के हिसाब से अगर आपको बताऊँ बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूँ। आपको इसको याद करने की ज़रूरत है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एक सेकेंड आप, मैं पॉज दे रहा हूँ, अपने दिमाग में सोचिए। जो लोगों ने माउंट एवरेस्ट सोचा है उन्होंने सही सोचा है, और जिन्होंने गड़बड़ सोचा है वो याद कर लें। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिर मैं रुका जानबूझ के। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिन्होंने K2 या गॉडविन ऑस्टिन नहीं सोचा है वो इस फैक्ट को यहीं पे सही कर लें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है। K2 जिसको बोलते हैं, अब मैं आपके लिए फिर से फैक्ट छोड़ रहा हूँ, गॉडविन ऑस्टिन अभी हमने कहाँ पढ़ा है वो आप ध्यान रखिए। अब भारत में स्थित हिमालय, हिमालय जैसे मैंने बोला ना, हिमालय ऐसा है कि वो नेपाल और चीन से भी होके गया है। तो भारत में जो स्थित हिमालय है, ठीक है, भारत में जो स्थित हिमालय है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। अब अगर किसी ने ध्यान दिया कि माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट हिंदुस्तान में नहीं है, भारत में नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा, सिक्किम और नेपाल की सीमा पे स्थित है। मतलब वो ध्यान रखिएगा कभी भी कि वो इस पार्ट में नहीं है, वो इस पार्ट में है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको थोड़ा फैक्ट ध्यान करने के हिसाब से बताया। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अभी K2 सर ने क्यों बोला कि जो है ऊपर, आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या है कि K2 जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, मैंने आपको बताया ना, वो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालयन पार्ट है, मतलब हिमालय के पूर्व का पार्ट है। इस वजह से उसको हिमालय में नहीं गिना जाता, हिमालय के स्टेडियम नहीं, वो ट्रांस हिमालय, हिमालय से पूर्व के स्टेडियम। तो K2 वहाँ सबसे एक तरीके से कह लीजिए कि उसके पहले का है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है भारत में। अब जो महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, जो उसमें पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग जो है ना, उसमें हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, और इसका मेन कारण ये है कि पश्चिम का भाग जो है अधिक शुष्क है, ठीक है। इसमें अब
बहुत से दर्रे हैं जिसके बारे में पूछा जाता है कि दर्रे कहाँ पे हैं। अब उदाहरण के तौर पे जोजिला दर्रा है, बुर्जिल्ला है, बारा लापचाला है, शिपकीला है, थांगला है, नाथुला है और जलपला है। तो इसका आता है कभी कभी कि ये दर्रे जो हैं वो कहाँ पे हैं, किस राज्य में स्थित है। तो उसके एक तरीके से कह लीजिए कि हम आपको मैंने एक बता दिया। अब हमने वहाँ बात की थी ग्रेटर हिमालय की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं लघु हिमालय की। ठीक है, लघु हिमालय या जिसको हिमाचल श्रेणी कहते हैं, उसमें मेन 4 श्रेणियाँ हैं। वो चार श्रेणी है, वो हैं पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद धौलाधर श्रेणी, ठीक है, उसके बाद नाग टिब्बा श्रेणी है, उसके बाद महाभारत श्रेणी है। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण है वो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी है। ठीक है, अब जो आप इसको अगर हम ऊपर आते हैं, आपको मैं बताऊं, यहाँ पे अगर इस वाले पार्ट की बात बताऊं, बृहद हिमालय में तो हो गया। अब इस वाले पार्ट में जो मैं बता रहा हूँ, ये 4 जगह इम्पॉर्टेंट है। उसमें पीर पंजाल हो गई, उसमें धौलाधर हो गई, उसमें नाग टिब्बा हो गई, उसमें महाभारत श्रेणी हो गई। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे इसके बाद जो शिवालिक श्रेणी पे। लेकिन थोड़े से आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिमाचल श्रेणी के बारे में बता दूं। ये प्री कैम्ब्रियन युग में बने हैं और इसका जो है पश्चिमी विस्तार है, इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के जनरली बीच है। और जैसे हमने उसमें देखा 6000 मीटर तक ऊंचे पहाड़ है। यहाँ जो है पहाड़ों की ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती है, चोटियों की ऊंचाई कम हो जाती है। जनरली एवरेज जो हाइट है उसकी 3700 से 4500 मीटर है। ठीक है, इसमें जो 2 महत्वपूर्ण दर्रे जो हैं वो हैं पीर पंजाल और बनिहाल। अब जो आप एक तरीके से कह लिए कोड़धारी वन सुने होंगे आपने, कि इस तरह से कुछ करके पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे, इस टाइप से पेड़, वो कोड़धारी वन उन्हीं कहते हैं। और यहाँ छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, जो मर्ग के नाम से ज़्यादातर फेमस है। जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, या उत्तराखंड में उसको पयार कहते हैं, कुछ कुछ जगह बुग्याल कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा उसमें आएंगे, अगर आप नीचे आएंगे तो दून के नाम से बहुत चलता है, द्वार दून के नाम से। जैसे उदाहरण स्वरूप देहरादून हो गया, या द्वार में अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार हो गया। ठीक है, तो ये पहाड़ इस श्रेणी की जो है वो लघु हिमालय की विशेषता है। ये वाले पहाड़ जो ऐसे हैं वो जनरली शांत प्रवृत्ति के होते हैं। शांत प्रवृत्ति इन द सेंस कि यहाँ घूमना फिरना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर घूमने फिरने की बात करूँ तो जितने भी अच्छी जगहें आप सोच रहे हैं, आपके जहन में जो आती है, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब जो है इसी लघु हिमालय के नीचे वाले पार्ट में ये सारे जगह पे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिवालिक रेंज की, जो अगर हम इस मैप में आए तो ये वाला पार्ट है, ये वाली एक तरीके से कह लीजिए शिवालिक रेंज है। ठीक है, तो शिवालिक रेंज जो है ये एक तरीके से हिमालय की सबसे बाहरी है और ये सबसे नई है। ठीक है, इसका निर्माण मध्य मायोसीन या निम्न पैलेस्टोनिक युग में हुआ है। अब ये पंजाब के पोता सिंह बेसिन है, पोतवार बेसिन बोलते हैं, पोतवार बेसिन से प्रारंभ हुई है। और पूरब में ये जनरली जो हमारे बिहार की कोसी नदी है वहाँ तक इसका विस्तार है। देखिए यहाँ पे ये टूट गई है एक तरीके से। ठीक है, तो कोसी नदी का क्षेत्र वहाँ तक है, इसलिए उसको कोसी नदी तक उसको बोलते हैं। जब ये हिमाचल और पंजाब में होती, मैंने पहले भी बोला कि इधर वाली श्रेणियाँ थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हैं, तो ये श्रेणी यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी रहती है। जब ये पूरब में जाती है तो ये सकरी हो जाती है। अब ये हिमालय के, जैसे मैंने बोला कि नवीनतम भाग है। कुछ लोग जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर के भी होंगे, तो गोरखपुर में आप लोकल लैंग्वेज में सुने होंगे कि गोरखपुर के पास इसको हुंडवा श्रेणी बोलते हैं, चुरिया मुरिया श्रेणी बोलते हैं। जो लोग नेपाल आना जाना होता होगा, में भी आप लोग सुने हों। और शिवालिक की ही जो एक तरीके से कह लीजिए, अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे इसकी
डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये रेंज है। मैंने तो उसको ऐसे ही याद किया, वो एक ही लाइन में डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ताकि मुझे कभी भूले ना। तो आप लोग भी ऐसे ही याद कर लीजिए, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। तो ये पहाड़ियों के नाम से जाते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश या पूर्ववर्ती राज्यों में अगर आप बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों में, तो जनरली पहाड़ के नाम से ही प्रदेशों के भी नाम हो जाते हैं। इस ख़ास पार्ट में मैं ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि जनरली नॉर्थ का पार्ट तो सबको बहुत ध्यान रहता है, लेकिन इधर जो है लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ी, आफला, मिरी, अबोर, मिशमी। अब फिर ये पटकाई बुम जो है, ये देखिए इसका दिशा भी पूछा जाता है, तो पटकाई बुम यहाँ पे है। उसके बाद नागा, मनी, मीजो। मीजो में आपने सुना होगा कि मिज़ोरम देखिए बन गया, मणि से मणिपुर बन गया, नागा नागालैंड हो गया, ठीक है। तो पहाड़ों के नाम पे सोचिए, प्रदेश का नाम हो जाना, तो पहाड़ों की यहाँ कितनी विशेषता होगी। जनरली बात यह है कि इन सारे प्रदेशों में ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र ही हैं, मैदान बहुत कम है। तो इस वजह से गारो खासी जयंती आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ कौन कौन सी पहाड़ी हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, फिर पटकाई बुम इधर से मुड़ जाती है, नागा, मनी, मीज़ो, फिर गारो खासी जयंतियाँ। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि एक तरीके से एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि अगर मैं आपको मैप पे ले चलूँ, वो लोग बोलते हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये पूरा जो एक तरीके से कह लीजिए ये वाला जो पार्ट है, ये लोग बोलते हैं कि घूम के ये बताते हैं कि घूम के एक तरीके से ये इस तरह से घूम के बंगाल की खाड़ी में होता हुआ, और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, अंडमान निकोबार, लोग बोलते हैं इसी का पार्ट है। तो ये भी एक थ्योरी है और ज़्यादातर लोग इसको बिलीव भी करते हैं। ज्योग्राफी में थ्योरीज़ का बहुत महत्व है, इसलिए मैंने आप लोगों को इस विषय पे एक बार बता दिया। आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि यही तो नहीं है, ये देखिए, और ये इधर जा रही है। सोचिए कितना पहाड़, कितना इंटरेस्टिंग एक तरह से चैप्टर है। अगर मैं आपको और बहुत अच्छे से ध्यान दूँ कि प्रदेश भी आपको याद हो जाए, तो ध्यान रखिए, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। पटकाई बुम भी अरुणाचल में ही है। उसके बाद नागा, जैसे मैंने बताया, नागा जो है नागालैंड, मणिपुर में मणि, और मिज़ो में मिज़ो, और मेघालय आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय में है। मेघालय भी सोचिए नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे मेघ का एक तरह से कह लीजिए स्थल है, इसीलिए वो मेघालय है। अब असम में 2 रेंज हैं, उनका नाम है मिकिर और रेंगमा। तो मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में मुझे लग रहा है कि ये पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आप लोगों को बता दिया है, और मेरा एक तरीके से कह लीजिए कि आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से अगर कंठस्थ कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से पार्ट है। आज के लिए हम लोग यहीं तक इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं। आगे जो है हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।